अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू दी शो। तहरीक इंसाफ अब मुज़ाहमती सियासत का आगाज़ करने लगी है, ये नज़र आ रहा है। पार्लियामेंट में उसकी झलकियां हमने देखी हैं कि वहाँ पे किस तरह से अब पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जिस तरह से एहतजाज हर आए दूसरे दिन जब इजलास हो रहा होता है वहाँ पर करती है और नहीं बिजनेस एज यूजुअल चलने देती गवर्नमेंट का। गो के गवर्नमेंट अपने बिल्स वगैरह पास करवाती रहती साथ साथ, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट जो कल मामला हुआ, जो तब्दीलियाँ तंजीमी सतह पर इमरान खान साहब ने की हैं, मुज़ाकरात एक तो कॉल ऑफ किए, फिर उसके बाद जो तब्दीलियाँ की, खैबर पख्तूनख्वा का जो उन्होंने PTI का सदर लगाया जुनैद अकबर साहब को। जुनैद अकबर साहब एक तो मैं कहूँगा कि वफादार है इमरान खान साहब के साथ, पार्टी उन्होंने तब्दील नहीं की, वफादारी तब्दील नहीं की, पुराने कारकुन हैं और फिर थोड़े से हार्ड लाइनर भी हैं, हॉकिश कह सकते हैं आप किसी सेंस के अंदर उनको। और वो अब जब खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ पार्टी के मामला देखेंगे और दोबारा एक दफ़ा गैल्वनाइज करने की कोशिश करेंगे, दोबारा सड़कों पे आने के लिए। और फिर साथ साथ ये भी जहन में रखिए कि इमरान खान साहब ने जो अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया है उसमें एक वजह मौलाना फजलुर रहमान भी है। इससे पहले भी इमरान खान साहब ये पैगाम पहुंचा चुके थे कि अली अमीन से कहें कि वो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मत बोला करें। तो अब वो मामला भी ख़त्म हो गया है क्योंकि उनको पार्टी की तंजीम और उन मामला से हटा दिया है। सिर्फ सूबे पर अभी फ़िलहाल अली अमीन गंडापुर साहब फोकस करेंगे। तो आगे मुज़ाकरात तो जब ख़त्म हो गए, दोबारा शुरू होने की उम्मीद नहीं है। इस मुज़ाहमत से जो उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये है कि हम अपने मुतालबात अब इस तरीके से मनवाने में कामयाब हो जाएं, जो कि पहले भी वो ट्राई कर चुके हैं। तो मैं गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। मेरे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब, इसार राना साहब, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त गहरी नज़र रखते हैं मामलात के ऊपर। इन दोनों से मैं डायरेक्टली यही पूछ लेता हूँ कि आगे सूरत बनने क्या वाली है। नसरुल्लाह मलिक साहब, दो चीज़ें और स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बात करते हैं कि आगे आपको क्या नज़र आ रहा है, जबकि अब फिर अगेन दोबारा हमें नज़र आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाएगी तहरीक इंसाफ, आप ना जल्द से जुलूस और धरने करें, वही मामला तकरीबन बनता नज़र आ रहा है। आगे फिर क्या रिएक्शन आ सकता है और क्या ये फैसला दुरुस्त है तहरीक इंसाफ का? देखिए, कोशिश तो करेगी तहरीक इंसाफ के एहतजाज करे, हुकूमत के ऊपर दबाव डाले और अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करे। और बतौर सियासी जमात, अपोजिशन जमात होने के उन्हें ये कोशिश करनी भी चाहिए। लेकिन KPK में अगर आप समझें कि मामला सेटल हो गए हैं, मेरा नहीं ख्याल वहाँ मामला सेटल हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ KPK में 4-5 बड़े धड़े बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अली अमीन गंडापुर साहब से आतिफ खान साहब और जुनैद अकबर साहब बड़े नाराज थे और उसके बाद आतिफ खान साहब के ऊपर वहाँ की सूबाई हुकूमत ने मुकदमात कायम कर दी। यानी ये शिकायत इमरान खान साहब तक भी उन्होंने पहुँचाई कि हम अली अमीन गंडापुर की गवर्नेंस के ऊपर अगर हम बात करते हैं, अगर हम करप्शन की निशानदेही करते हैं तो हमारे ऊपर ये मुकदमात बना दिए जाते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब तो उससे पीछे नहीं हटे थे। फिर कोशिश की गई कि इनकी सुलह करवा दी जाए, सुलह भी ना हो सकी। फिर तहरीक इंसाफ को ये महसूस हुआ कि जो तंजीम है उसने साथ नहीं दिया एहतजाज के अंदर कभी अली अमीन गंडापुर साहब का। तो अली अमीन गंडापुर साहब इसलिए कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर पाए और एहतजाज की नाकामी भी तंजीमी सतह पे जो डाली गई कि जो पार्टी के अंदर जो धड़े बनियाँ हैं वो रुकावट बने रही। अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं जी। वो कैसे ये बात चाहेंगे कि अगर वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके, वो हुकूमत उनकी है, वसाइल उनके पास हैं और अपने तमाम तर वसाइल के बावजूद और तमाम तर जो है वो दरवाज़ों पे जाके दस्तक देने के बावजूद वो इमरान खान के लिए कोई रिलीफ का बंदोबस्त नहीं कर पाए, तो फिर कैसे मुमकिन होगा रिलीफ तो कि बाकी जो लोग नहीं लेना चाह रहे। जहां तक बात है कि जो जलसा करना था या पहुंचना था इस्लामाबाद, वो तो इतने तमाम रुकावटों और इतनी बड़ी दीवारों के बावजूद वो पहुंच तो गए थे डी चौक। देखिए उससे क्या हुआ, इतनी तादाद नहीं हो सकी। पहली बात ठीक है, आप पहुंचे, लेकिन जो मतूबा तादाद जो हदफ मुकर्रर किया गया था कि इतने लोग आ जाएंगे वहां पे, और वो आतिफ खान साहब हों या जुनैद साहब हों, जो बाकी जो पार्टियां थी इनकी, अली अमीन गंडापुर साहब के मुखालफ, उन्होंने कोई सपोर्ट भी नहीं की इस हवाले से। देखिए सवाल ये है कि ये जो आपने सवाल उठाया कि जी वो रिलीफ हासिल नहीं करना चाहते, तो फिर एहतिजाज किस बात का है, फिर मुज़ाकरात किस चीज़ की है। फिर बैरिस्टर गौर साहब जो है वो आर्मी चीफ से एक एपेक्स कमेटी में मुलाकात के बाद खुशी से निहाल क्यों हो रहे थे, फिर ये क्यों कह रहे थे जनाब हमने सारे मसाइल उनके सामने रख दिए हैं और हमें बड़ी जिसको डील कहा जाए वो नहीं लेना चाहते, ये बताती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, रिलीफ और डील में फर्क क्या होता है, मुझे एक बात बताइए। वो ये कहते हैं कि मेरे आप सिर्फ अदालतों से हाथ उठा लें और जिस तरह से केसेस चल रहे हैं उस तरह से चलने दे, खत्म हो जाएंगे। केसेस में तो आपने अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद ऐलान किया हुआ है
उन्होंने कहा कि जब हमारे कारकुन थे, हमारे लोग थे, हम उनसे अपने आप को अलग थलग नहीं कर सकते, हम डिसओन नहीं कर सकते, उनको सजा उनके जो है कसूर के मुताबिक दी जाए। ठीक है। इमरान खान साहब ने तस्लीम किया हुआ है कि 9 मई हमारे लोगों ने किया हुआ है। उनके जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तो लोग कहाँ जाते, इन्हीं जगहों पर जाते। फिर दूसरी बात, मैं जो लोग जुडिशल कमीशन बनाने की बात भी करते हैं, अगर ये तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो जिस रोज आप पिंडी जा रहे थे, रावलपिंडी आप जाके GHQ के बाहर धरना खान साहब देना चाहते थे, जो चौधरी परवेज साहब ने मना किया था, उस वक्त क्या था कि हम आर्मी चीफ की तैनाती रुकवा देंगे। तो ये चीजें बहुत फैली हुई हैं, इतनी आसानी से नहीं है कि जनाब राणा साहब, PTI के सारे एहतजाज और धरने जो हैं वो बज़ाहिर तो नाकाम हो गए हैं, मुज़ाकरात भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, कि अब PTI की अगली जो हिकमत अमली है वो क्या हो सकती है? या फिर सिर्फ अमेरिका से फ़ोन ही आएगा तो मसाइल हल होंगे, या कुछ आप और देख रहे हैं किबला? अगर PTI के तमाम हरबे नाकाम हो गए हैं तो हुकूमत क्यों इमरान खान पे पैरी पड़ रही है और कह रही है कि आप बनीगाला चले जाएं, आप हाउस अरेस्ट हो जाएं, आप KPK की किसी उसमें चले जाएं? अगर सारे हरबे नाकाम हो गए तो ये अचानक हुकूमत को मुज़ाकरात का जो वो हुआ है ये क्यों हो गया? और अगर उनका प्रेशर ही ख़त्म हो गया है तो पासे मारें, इनको फेंकें, भाई ख़त्म हो गया तुम्हारा प्रेशर। तो फिर क्या वजह है कि क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता जब तक इमरान खान नहीं मान जाता? तो ये ऐसे एक आप फिक्शन में जाके कोई इस तरह की बातें कर लें तो कर लें, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान का सियासी इस्तेकाम इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं है। और इस बात का इदराक पाकिस्तान के तमाम क्वार्टर्स को है, तमाम लोगों को पता है कि अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लाना है तो PTI को सियासी धारे का हिस्सा बनना पड़ेगा, इमरान खान को इंसाफ देना पड़ेगा। आप एक बंदे पे 250 मुकदमात बना देते हैं और अगर वो कहते हैं इन्हें ख़त्म करो तो आप कहते हैं रिलीफ मांग रहे हैं। तो जाली मुकदमात जो आपने 250 बनाए वो कानून है, वो इंसाफ और आइन है, जिसमें एक शख्स के ऊपर उसके जाती शादीशुदा जिंदगी से लेकर कोई मामला। अब तहरीक इंसाफ ने अडॉप्ट करने लगी है, तहरीक इंसाफ जो नजर आ रहा है, और फिर एक ग्रैंड अलायंस अपोजिशन जमातों को भी साथ मिला के पार्लियामेंट के अंदर भी, और अपार्ट फ्रॉम दैट सड़कों के ऊपर सड़कें गर्म की जाएं सर्द मौसम के अंदर। इससे आपको लग रहा है कि इस मुज़ाहमत से अपने मुतालबात मनवा पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, PTI का एक ड्रॉबैक था और वो ड्रॉबैक था सोलो फ्लाइट। ये एक तासुर बन गया था कि इमरान खान किसी के उसको साथ मिला के नहीं चलना चाहते या चलते, और वो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। अब इस तासुर को ख़त्म करने के लिए PTI ने सियासी इंगेजमेंट की तरफ गई है, जो बड़ी अच्छी बात है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कोई की जब हुकूमत जाती थी तो सबसे पहले क्या करती थी, वो अपोजिशन अलायंस की तरफ जाती थी, बहुत सारी पार्टियों को अपने साथ मिलाती थी। और ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने देर से उन्हें बात समझ आई, लेकिन आना शुरू हो गई है कि वो अकेले इस सिस्टम के साथ नहीं लड़ सकते। अगर उन्होंने कोई अपनी सियासी जंग लड़नी है या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जंग लड़नी है तो उनके साथ दीगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। और आप आने वाले चंद राणा साहब, जो दीगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो एक बंदे की पार्टी है सिवाय मौलाना फजलुर रहमान साहब के। आपको लगता है कि वो शामिल हो जाएंगे साथ, अब जबकि अपैरेंटली उनके जो कुछ रिजर्वेशंस हैं वो दूर कर दिए गए हैं अली मीन गंडापुर की शक्ल में? नहीं, देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ बहुत सी पार्टियां एक फर्द वाहिद की होती हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान को माइनस कर दें तो PTI का कोई वजूद रहता है, नवाज शरीफ को माइनस कर दें तो नून लीग का कोई वजूद रहता है। राणा साहब, कौन कहता है कि माइनस इमरान खान होना चाहिए? मैं भी आपकी यहाँ तक तो बात से समझ मुझे आती है और आप दुरुस्त फरमाते हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा सियासतदान इमरान खान है। मैंने आपसे ये पूछा था कि हिकमत अमली क्या होगी, क्या मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने जा रहे हैं, खान की रिहाई कैसी होगी, मुज़ाकरात का अंडर द टेबल और अपर द टेबल दोनों तो हो गए बंद। अब आप देख क्या रहे हैं हजूर, मुझे ये बताएं। नहीं, मुज़ाकरात बंद नहीं हुए, मैं तो मेरे खातों में मुज़ाकरात ख़त्म ही नहीं हुए। तो ये तो सियासत का एक वो है जिसमें हमें बार बार डेडलॉक सामने आता है, बंद गली में जाते हैं सियासतदान। और सियासतदान किसे कहते हैं? बंद गली से बाहर निकालने वाले को तो सियासतदान कहते हैं। और इमरान खान ने तो कल भी, जो इमरान खान का कल का बयान अगर आप उन्हें देखें तो उसमें मुज़ाकरात ख़त्म होने की कहीं पे भी वो कोई नहीं, वो कहते हैं मेरी कमेटी से मुझे मिलवाएं।
और हम मिलके फिर राणा बात साहब, करते। फिर मलिक साहब की तरफ मैंने जाना है, ये आप बैकडोर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं या जो सामने चल रहे थे उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, ये कल इमरान खान साहब की गुफ्तगू है। उन्होंने कहा कि जी जो मुज़ाकराती कमेटी है में मुझे दोबारा मिलवाएं। अच्छा। हम फिर से बात करके और आगे बढ़ते हैं और ये बढ़ेंगे। ये मैं आपके प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ, मुज़ाकरात होने ही होने हैं। ये कई किताबों में लिखा हुआ है, किताब में लिख दिया गया कि मुज़ाकरात होने। जी मलिक साहब, ये जो अपोजिशन अलायंस की बात हो रही है, आपको लगता है कोई पीएनए टाइप, कोई एमआरडी टाइप चीज़ इसमें से निकल पाएगी? मौलाना साहब इसमें मान जाएंगे? जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये जेल से रिपोर्ट हुआ था, खान साहब ने पैगाम भिजवाया कि अलमीन को कहो कि मौलाना के खिलाफ ना बोला करे, ये रिपोर्ट हुआ था। तो आपको लगता है, और फिर आप जबकि उनसे पार्टी की वहाँ से तंजीम की सदारत ले ली है, वहाँ पे जुनैद अकबर हैं, तो वो अच्छे तरीके से कुछ जेल इन कर पाएंगे और इनको शामिल कर पाएंगे, और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा सर? यानी पीडीएम 2 टाइप की कोई चीज निकल आएगी? पीडीएम कुछ नहीं है सर, पीडीएम तो हुकूमती इत्तेहाद है। अच्छा, ओ एमआरडी से इमरान को किसने निकाला था? मलिक साहब से ये भी पूछ ले, पीडीएम से निकले थे, पूछे मलिक साहब से। पीडीएम 2 नहीं तो और क्या है फिर? देखिए भट्ट साहब और बाजवा साहब, देखिए भी राणा साहब ने 2 बातें की हैं। पहली बात ये की है कि इमरान खान साहब इतनी बड़ी ताकत है कि उनके बगैर इस मुल्क का सियासी निज़ाम नहीं चल सकता, इसलिए उन्हें इस सियासी निज़ाम में शामिल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ राणा साहब ने फरमाया कि सोलो फ्लाइट के जरिए इमरान खान साहब कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, और इमरान खान साहब की ये गलतफहमी थी कि सोलो फ्लाइट के जरिए कामयाब हो जाएंगे। मसला ये है कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, उनकी जमात पार्लियामेंट का हिस्सा है, उनके पास एक सूबाई हुकूमत है, वो इस निज़ाम का हिस्सा है, इस निज़ाम से तो हटे तो हुए नहीं है, वो बाहर तो नहीं निकले हुए। रही बात उनके जाती मुकदमात के हवाले से, या जो उनके ऊपर जो समझते हैं, जिन्हें राणा साहब उसको सियासी मुकदमात कह लेते हैं, लेकिन कुछ मुकदमात तो ऐसे हैं जो जेन्युइन भी हैं। भाई आपको जिस मलिक रियाज साहब को आप बुरा भला कहा करते थे हर पार्टी को खरीद लेता है, कहते थे हर हेलीकॉप्टर जो है वो हर पार्टी के लिए उसका हाजिर है, आप उससे अपना अलकदर ट्रस्ट बनाने चल पड़े थे, आप उससे जमीन लेने चल पड़े थे। यानी आप इतने चोचे हैं कि आपको पता ही को नहीं था। फिर आपसे सवाल पूछा गया कि भाई साहब आपने जो अलकदर ट्रस्ट के लिए जमीन मलिक रियाज से ली, जिसके बारे में आप माफिया कहा करते थे, सैयदी सब्सिडीज वो कोर्ट में मैं गुजारिश करूं, देखिए उसमें क्या कहा खान साहब ने कहा जी मुझे 9 अरब मिलते हैं ज़कात शौकत खानम के लिए, मुझे क्या पता कौन दे के क्या चला गया। यानी आप ऐसी चीजें जो है वो कुछ जेन्युइन चीजें हैं। दूसरी बात, ये अलायंस बड़ा मुश्किल है पीटीआई के लिए बनाना। मौलाना फजल रहमान इनके ऊपर एतमाद नहीं करते, ये उनके ऊपर एतमाद नहीं करते। यानी आप देखें ना, जिन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक मौलाना फजल रहमान से पूछ के शुरू की है, इन्होंने महमूद खान अचकज़ई को अपना सदर बनाया हुआ है आइन की बहाली के लिए, उनसे मुलाकात तक नहीं करते। उनको भी छोड़े, शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन मिन्नतें ही कर रहे हैं कि भाई साहब मैं भी आपकी पार्टी का वाइस चेयरमैन हूँ, मुझसे भी मुशावरत कर लिया करो, उससे मुशावरत नहीं करते। चौधरी परवेज लाई साहब एक सदर पंजाब पाकिस्तान देते नहीं है, पाकिस्तान हैं जी, परवेज लाई साहब मशवरा देते नहीं है, उनसे मांगा भी जाए तो वो नहीं मशवरा लेते हैं, कोई नहीं उनसे। यानी आप ऐसी जमात के लिए ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो खुद डेमोक्रेटिक अंदाज में बाकी लोगों को साथ लेके चल सकती है? कतई नहीं चल सकती। पार्टी के अंदर एक दूसरे से, मुझे बताइए, सलमान अकरम आजाद साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बने हैं, इंतखाब हुआ है। अभी जुनैद अकबर साहब को सदर बना दिया गया, किसी इंतखाबी अमल से गुजरे हैं। यानी जेल से पैगाम आता है फलां साहब सदर होंगे, फलां सेक्रेटरी इतलात होगा, जरा पूछ चले जाके सबका सेक्रेटरी इतलात से कि जी मुझे पूछे बगैर ही मुझे बताया गया चल आप आज से फारिग है, आज से नया बंदा होगा। यानी आप अपनी पार्टी के अंदर भी आपकी कोई जमहूरियत नहीं है सर। इस बाकी पार्टियां तो ये इस तरीके से रियासत मदीना और बड़ी साफ शफाफ के दावे तो नहीं करते रहे, इस तरह जिस तरह से ये करते हैं। दूसरे देखिए अगला मसला क्या है, मसला ये है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, वक्त की एक्चुअली कमी है ना, तो आपको इसमें उम्मीद नजर नहीं आती। मैं सिर्फ क्विकली राणा साहब वन वर्ड आंसर, बल्कि वन सेंटेंस आंसर आपसे भी ये लेना चाहता हूं, आपको नजर आ रहा है अपोजिशन इत्तेहाद बन जाएगा? मलिक साहब को तो उम्मीद नहीं है उसमें। बनेगा, बिल्कुल बनेगा और इसकी तैयारी मुकम्मल है। ये जो केपी के में चेंज आई है वो फजलुर रहमान साहब का एतमाद भी बहाल करने के लिए तो आई है। सिंध की जो नेशनलिस्ट पार्टी है, बलूचिस्तान की जो है वो बिल्कुल तैयार है और एक बड़ा ग्रैंड अलायंस जो है वो बनने जा रहा है, वो सामने आ जाएगा थोड़े अर्से में। चलें सर, बेहतरीन। यही जो मुस्न है कि एक दूसरे की राय से इख्तलाफ भी है और बड़े प्यार तरीके से हो गया। थैंक यू वेरी मच जी। इसार राणा साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ थे। बट साहब कौन सा इत्तेहाद यार, कौन सी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस? एपीसी होगी, ये होगा वो होगा। और फजलुर रहमान ने कितनी दफा इनके साथ मोहब्बत की है। 26वीं आईनी तरमीम पे क्या हुआ? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड।
हमारी मुसीबत कम नहीं होने वाली। हम यही देखते रहेंगे, अब ये होने लगा, अब ये हो गया, अब ये बन गया मामला। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इससे बाहर निकला है। बस लोग, मैं हैरान हूं, और ट्रंप आ जाएगा तो लुड़िया पैजनगियां, लोग नाचना शुरू हो जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम आ गई, मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद हो गया, अब महमूद अचकज़ई सियासत इसी का नाम है यार, ये तो सियासत इसी का नाम है। अपने हीरे फवाद चौधरी जैसे बंदों को जिस तरह जलील कर रहे हैं, कुछ इस वक्त जो लीडरान बैठे हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी की मिसाल दी, मलक रसूलुल्लाह ने परवेज लाई की मिसाल दी, सिर्फ मलक रसूलुल्लाह ने नहीं, परवेज लाई की कसम, ये क्या हो रहा है? परवेज लाई साहब, मुझे एक बात बताएं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो गिला किया कि मेरे से जेल में आके कोई मशवरा नहीं करता, और बड़ा जायज गिला उनका, बड़े जीरक सियासतदान है, ये बात ठीक है, लेकिन पार्टी इमरान खान की है। एक बात, फैसला उनका चलना है, मशवरा शाह महमूद कुरैशी से जरूर होना चाहिए, लेकिन ये उनकी पार्टी का मैटर। लेकिन एक छोटी सी बात जाते हुए मुझे बता दीजिए हुजूर वाला, परवेज लाई साहब ने कभी ये कहा है कि मेरे से आगे मशवरा कोई नहीं करता? उसी तरह जाके देखो इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को लाइक करता है, यहां तक एग्री हूं। उसके जो नीचे वाले हैं वो चंदा है जेल ची रवे थे, अच्छा है। चौधरी परवेज लाई के पास एक शख्स गया है, तो मैं इस टीवी पर ऐलान कर रहा हूं, जरूर आके मुझे बताए पीटीआई का कोई रहनुमा कि चौधरी परवेज लाई ने कहा कि मैंने सियासत नहीं करनी, मैंने छोड़ दिया है, तुसी जानो ताड़ा काम ऐसा ही है, कहे ना कोई आके फिर मेरी स्क्रीन हाजिर है, वो वक्त के लिए रखा हुआ है, ऐसा ही है। खैर, एक छोट लेनी जी, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अब ज़मीनी मामलात की हमने बात की, कुछ आसमानी मामलात की भी अब बात कर लेते हैं। बड़े ख़ास मोमेंट्स हैं, वो ये कि जो हमारा निज़ाम शमसी है, यानी कि सूरज के इर्द गिर्द जितने सैयारे घूमते हैं, जिसमें से हमारी ज़मीन एक है, बाकी 6 और भी हैं, वो इस माह, ये मुझे नहीं पता कि कितने अरसे बाद, लेकिन इस माह ये तकरीबन एक पूरा माह जो है वो एक कतार में आ जाएंगे, जैसे आप स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। गो के नेकेड आई से शायद आपको तमाम नज़र भी ना आए और बिल्कुल एक कतार में भी नज़र ना आए, लेकिन अगर एस्ट्रोनॉमिकली बात की जाए तो ये एक कतार में आएंगे। और बड़ा एक उन लोगों के लिए जो कि जिनकी नज़र खू करदा अख्तर शुमारी है, जो स्टार गेजर्स हैं, जिन्हें आसमान में देखने का शौक़ है, उनके लिए बड़ा एक खूबसूरत मौका है, उनकी आंखों की एक दावत है, ट्रीट फॉर द आइज़। और फरवरी के एंड तक एक मरकरी, मेरा ख्याल है वो जो है सयारा, वो भी इस परेड में शामिल हो जाएगा, एक लाइन में सब आ जाएंगे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस कि ये आंख के लिए तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो आसमान में देखने के आदी हैं, और फिर ख़ासतौर पे सयारे नेकेड आई से देख लेना, ये भी एक ऐसा फिनोमेना है जो रोज़ रोज़ नहीं होता। तो इसके और कोई मामलात इस पर, इस परेड का कोई और असर भी आ सकता है इंसान की ज़िंदगी पर, लोगों की ज़िंदगियों पर? एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। डॉक्टर उमर फारूक साहब साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। समझा दीजिए थोड़ा सा, मुझे नहीं इस बारे में पता कि ये इसका कोई असर ज़िंदगियों पर भी आता है, ये जो एक ऐसा खुसूसी सा फिनोमेना बना है कि तमाम सयारे साथ के साथ एक ही कतार में सूरज के इर्द गिर्द तो घूम ही रहे हैं, लेकिन नजर भी आएंगे साथ। जी बिल्कुल ऐसे है जनाब कि ये जो तारे हैं ना, आप कहते हैं इस वक्त असर आएगा, इसका हर वक्त असर आता रहता है। सयारों का भी जायचे में ये जो सियारगान है, अच्छा। ये मुख्तलिफ जो है ना, ये आप समझे इनकी स्पीड है, अच्छा। और ये मुख्तलिफ एंगल में एक दूसरे के साथ नजरात कायम करते हैं, जिससे एस्ट्रोलॉजी में इनके एस्पेक्ट्स को पढ़ा जाता है। अगर वो एंगल्स जो बन रहे हैं पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बातें सामने आएंगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बातें सामने आएंगी। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये इनका एक कतार बनाना, ये क्या है सर? इनको पढ़ा जाता है बुरूज के हवाले से, जिन जिन बुरूज के ये मालिक हैं, सही कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, काबिल इहतराम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमने ज़मीन पर तो परेड देखी थी, अब आसमान पर भी ये परेड नज़र आ रही है बकौल आपके, और बकौल सोशल मीडिया पे भी चीज़ें चल रही हैं। पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि ये जो 6 सियारे आएंगे एक परेड करने, और 7वां जो अतारत है वो भी इनमें शामिल हो जाएगा कुछ दिनों बाद, तो ये अहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर कोई पॉजिटिव या मनफी चीज़ डाल रहे हैं? किस निगाह से देख रहे हैं आप इस परेड को? देखिए, एक तो बात ये, पहले एक बात को समझें, जितने भी सियारगान हैं ये बुरूज के मालिक हैं। हर तारे को, सूरज और चांद को एक एक बुर्ज मिला हुआ है, बाकी तारों को 2-2 बुर्ज मिलेंगे।
अब जो तारा जिस बुर्ज का मालिक होता है, अब वो अपने उस एस्पेक्ट में जिस तारे के साथ कम्युनिकेशन करता है उसके असरात आते हैं, उसी के असरात पड़े जाते हैं। क्या असरात आ क्या रहे हैं डॉक्टर साहब, इसके पॉजिटिव असरात आ रहे हैं? क्या हो जाएगा इससे मेरी नजर में कोई खास अहमियत नहीं है, बल्कि अहमियत उस वक्त होती है जब तारे आपस में मिले या एक जगह इकट्ठे हों या आपस में कम्युनिकेशन करें, चाहे पॉजिटिव करें चाहे नेगेटिव करें, फिर सूरत समझ आती है। डॉक्टर साहब आपने कोई हिसाब किताब, आप जाहिर है कि आप करते ही रहते हैं इस हवाले से, इस वक्त जो भी इन रिलेशन टू जो बुर्ज आप कह रहे हैं, कॉन्स्टलेशंस की बात आप कर रहे हैं, उनके रिलेशन में इन सयारों में किसका फायदा हो रहा है? चलें पहले मुल्क की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मशाहिर में से किसी का फायदा हो रहा है? जी जी। किसका? इस वक्त जो जायचे में सूरत हाल है पाकिस्तान के हवाले से जो आप कर रहे हैं बात, एक तो पहले मैं ये बताता चलूँ कि मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ। जो हिंदी तरीका कार है इसको मैं नहीं फॉलो करता, मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। आप प्रेडिक्टिव पे नहीं जाते? अच्छा, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें जो सियारगान की पोजीशन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सूरज की और मुश्तरी की शुरू हो चुकी है। लिहाजा ये जो एस्पेक्ट बन रहा है इसमें मेरी नजर में तो आने वाले वक्त में अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, सारी अदलिया? जी देखें, जी बहुत जबरदस्त सवाल है आपका, सारी अदलिया। एक बात याद रखिए, जब हम किसी इदारे की बात करते हैं उसमें जो हर बंदे का मुख्तलिफ, डेफिनेटली बच्चों का उसका टाइम ऑफ बर्थ मुख्तलिफ होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ मुख्तलिफ होगी, लेकिन पाकिस्तान के लेवल पे जब पढ़ा जाएगा कि ताकत कहाँ जाएगी, तो जायचा कह रहा है ताकत अदलिया के पास है। तो अभी भी वैसे काफ़ी ताकत है अदलिया के पास। उसके अलावा चलें सियासतदानों में से किसी का आपने कुछ जायचा निकाला हो पाकिस्तान में? जी जी, मेरे पास बहुत सारे सियासतदानों के जायचे हैं। कौन फायदे में जा रहा है आने वाले दिनों में? इसमें जो जितने भी सियासतदान हैं इनमें जो स्ट्रॉन्ग जायचा इस वक्त हो रहा है वो इमरान खान साहब का हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अच्छा। और मेरे पास मोहम्मद अली दुरानी साहब का जायचा है, उनका जायचा भी बेहतर पोजीशन में जा रहा है। अच्छा। बाकी जितने मेरे पास जायचे हैं उनमें से कोई इतना स्ट्रॉन्ग होने की सिमत में नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए जो इस वक्त कई सीटों पर बैठे हुए हैं और उनके जो है ना उनके लिए मुश्किलात जो सियासतदानों के लिए है वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मरीज जो है वो रिवर्स है और बुर्ज सुल्तान में अपने हबूती बुर्ज में पहुंचा हुआ है। डॉक्टर साहब, दुनिया भर के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो 2025 साल के हवाले से जो पेशन गोइयां कर रहे हैं, मैंने जो पढ़ा है तो ये साल, मौजूदा साल काफ़ी हंगामा खेज और जंगों से भरपूर साल है। क्या पाकिस्तान को कोई मुश्किलात देख रहे हैं आप? मुझे तो जंगों से भरी हुई कोई बात नजर नहीं आती। इस साल में कोई ऐसी बात मुझे नजर ही नहीं आती कि जंगों से भरी हुई साल, कोई ये साल जंगों से भरा हुआ हो। असल में एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो चल रहे हैं वो काफी तब्दीलियों की सिमत में चल रहे हैं, और जो तब्दीलियां लाने वाले सितारे हैं उनमें से प्लूटो ने अपना बुर्ज चेंज किया और उसके बाद अब नेपच्यून अपना बुर्ज चेंज करेगा। उसके बाद इस साल मई में ज़ोहल अपना बुर्ज चेंज करेगा, उसके बाद जून में मुश्तरी अपना बुर्ज चेंज करेगा। लिहाजा ये बहुत बड़े बड़े सितारे हैं जो अपना बुर्ज चेंज करेंगे। ये सितारे अपने बुर्ज तब्दील कर रहे हैं जिनका आपने जिक्र किया, क्या इससे हुकूमत डिसॉल्व हो जाएगी? हुकूमत कोई जेल से रिहा हो जाएगा? होगा क्या ये इनकी मूवमेंट से? जी जी, ये देखें, पहले बात एक समझे, ये जो इस वक्त करंटली जो सितारे हैं उसमें जो इमरान खान के मुखालफीन हैं वो मुश्किलात का शिकार है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जितना मेरा आज तक एस्ट्रोलॉजी का इल्म है, मैं ये समझता हूँ इमरान खान साहब मुझे जेल में नहीं नजर आते। सर को टाइम फ्रेम देंगे? जी, मेरी एस्ट्रोलॉजी जो मैंने पढ़ी, जो मैंने जायचे में इल्म सीखा, तारों के मंसूबात पढ़े, जायचे बनाए, उसके मुताबिक मुझे ऐसी बात नजर नहीं आती कि इमरान खान साहब जेल में अब रहेंगे। नहीं, टाइम फ्रेम को देंगे उसके लिए? कब तक? कोई वक्त है आपके जहन में, आपकी हिसाब किताब? वक्त मेरे नजदीक तो वक्त आ चुका है, किसी भी टाइम किसी भी लम्हे वो रहा हो सकते हैं। सही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त आ चुका है, लगता है कि खान साहब नहीं मान रहे उस वक्त, क्योंकि उन्हें तो कहा जा रहा है कि आप जेल से बाहर जाएं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक जी। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, जिसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत बहुत कुछ कर रही है। ये पीका में तरामीम की गई हैं अभी रिसेंटली, बट वो खैर सिर्फ पॉलिटिकल कंटेंट को ज़्यादा करने के लिए हो रहा है। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में जो व्यूअरशिप है डिजिटल मीडिया की या सोशल मीडिया जिसको आप कह लें, उसमें जो न्यूज़ या पॉलिटिक्स वॉच करने वाले जो व्यूअर्स हैं वो बहुत कम है। अगर उसका ओवरऑल देखा जाए कि ज़्यादातर लोग क्या देखना पसंद करते हैं, पीपल लाइक टू बी एंटरटेन्ड, लेस पीपल लाइक टू बी एजुकेटेड, और पॉलिटिक्स जैसी मामलात के अंदर अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाने के लिए वो कम ही लोग हैं। तो खैर हमने इस पर, जहाँ पर बहुत सारे ऐसा कंटेंट क्रिएट हो रहा है जो बहुत तामीरी है, जो एजुकेट भी करता है लोगों को, एट द वेरी सेम टाइम ऐसा कंटेंट भी क्रिएट हो रहा है जो निरी खुराफात है और उसका कोई किसी को, मुझे नहीं पता कि कैसे फ़ायदा हो रहा है। उल्टा मैं तो ये समझता हूँ कि नुकसान हो रहा है। इस बाबत हमने एक प्रोग्राम में हमने कुछ अर्सा पहले इसी प्रोग्राम में एक सेगमेंट किया भी था इस पर कि जो फैमिली व्लॉगिंग का ट्रेंड है ये क्या मामलात है। अच्छा, फिर उसके बाद वो फैमिली व्लॉगर्स क्या, उनकी आपस में फैमिली बन गई हुई है सबकी, वो आपस में मिलके, बड़ी अच्छी बात है। इफ पीपल लाइक टू वॉच देम, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। और वो जो कंटेंट बना रहे हैं फिर उसके बाद उसी को इस्तेमाल किया जाता है दीगर फर्दर करने के लिए अपने और आई वुड से बिजनेसेस को। ये भी उनका राइट है, मुझे इससे भी कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ कि लोग जो देख रहे हैं, ये पाकिस्तानियों की जो मेजॉरिटी है, व्हाट आर दे वॉचिंग, वो देख क्या रहे हैं। डॉक्टर नबिया अली खान साहब हमारे साथ मौजूद, मारूफ साइकोलॉजिस्ट है। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। मैं आपसे जो पहला सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो ये कि यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। तो मुद्दा ये है, मेरा सबसे पहला सवाल, ये जो कंटेंट बन रहा है ये अपनी जगह पे इस पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन द पीपल हु आर वाचिंग इट, ये क्या साइकोलॉजी होती है कि वो सिर्फ दो लोगों को आपस में लड़ता देख रहे हैं और वो इतनी लंबी वीडियो वो देख ही जा रहे हैं कि ये लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे के गालम गलोच कर रहे हैं, बहुतान तराशी हो रही है, जो भी हो रहा है मामला। लोग जो देख रहे हैं उनसे तो पहले पूछा जाए, देखा जाए कि यार ये तुसी की देख रहे हो, ये क्या माइंडसेट है डॉक्टर साहब? देखिए, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बताऊं कि जब हम सड़क पे जा रहे होते हैं और अचानक से गाड़ी जो है वो हिट हो जाती है किसी से भी, तो वहां पर एक जो है वो तमाशा लग जाता है। तमाशा देखने वालों की तादाद ज़्यादा होती है, बात को खत्म करवाने वालों की तादाद कम होती है। ऐसे लोग जो तमाशा देखकर, दो लोगों को लड़ता देखकर या दो लोगों को कोई भी खराफात या कोई भी ऐसी चीजें करते देखकर जो है वो खुशी महसूस करते हैं या प्लेयर महसूस करते हैं, ये सैडिस्ट पर्सनैलिटीज हैं। सैडिस्ट पर्सनैलिटीज वो होती हैं जो अपने प्लेयर के लिए, इत्मीनान के लिए, खुशी के लिए जो है वो चीज देखते हैं जो उनको अट्रैक्ट करती है, और जिसमें तशद्दुद अमेज जुमले या फिर कोई ऐसी चीज जिसमें बिल्कुल ही कोई फजूल सी चीज हो, जिसका कोई मैटर ना हो, जो कि नेचर से बिल्कुल दूर की बात हो, या नेचुरली जो है वो आम सीन में उसका कोई भी ख्याल आपसे ना मिलता हो, ये सैडिस्ट पर्सनैलिटीज होती हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जो ये फैमिली व्लॉगिंग चल रही है या ये व्लॉग कर रहे हैं तो ये सारे अपनी फैमिलीज को दिखाकर जो वो क्या साबित करना चाहते हैं, लेकिन बात ये है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी समझें, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी भी समझें, तो सूरत हाल ये है कि मौला अली फरमा रहे हैं कि तुम अपने नफ्स को जिस तरफ लेकर जाओगे तुम्हारा नफ्स उसी का आदी हो जाएगा। यानी कि अगर हम सच्चाई की तरफ जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, अच्छाई बता रहे और दिखा रहे हैं, तो आपका नफ्स जो है वो अच्छाई ही जो है प्रोड्यूस करेगा। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन पूछना आपसे कि ये चाहता हूँ मोहतरमा कि एक साइड पर ये चीज़ें बहुत, जैसे आप फरमा रही हैं, आप जा रही हैं, तो सवाल ये है कि क्या मेरी पाकिस्तानी आवाम जो है, लोग सियासत और दीगर चीज़ों से मुतरफ़र हो चुके हैं, फेडअप हो चुके हैं ये लड़ाइयाँ देख देख के, इसलिए वो देख रहे हैं कि वो उसके घर खाला आई हुई है, उसके घर मामी आई हुई है, तो वो आपस में क्रॉस टॉक कर रहे हैं, लोग इनको लव करना शुरू हो गए। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? सर अपने घर में देख लें भट्ट साहब, कोई भी किसी हद तक जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हर चीज एक ही जब टेम्पो में चल रही होती है, उसका हर चीज का एक टेम्परामेंट होता है, एक स्टाइल होता है। बहुत ज्यादा देर तक साइकोलॉजिकली आप किसी एक चीज के साथ जुड़कर नहीं रह सकते। इंसानी दिमाग में इतनी सलाहियत होती है सोचने समझने, और जो है वो आपके जो लेवल्स हैं, जो आपके सोचने समझने के मामलात हैं, वो ऐसे आपके जो है वो बदलते हैं कि आप कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं। देखिए हर बात एक ही, सियासत के मामलात, हर चीज एक ही देख देख के लोग बोर हो चुके हैं। उन्हें कुछ जो है वो वैरायटी चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए कि जिसमें उन्हें
कोई ऑथेंटिकली उनके घर से मिलता जुलता कोई माहौल दिखाई दे या कुछ ऐसा। लेकिन मुझे यहाँ पे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप अगर फैमिली व्लॉगिंग करना चाहते भी हैं तो कोई पॉजिटिव चीज तो लेकर आए। यहाँ पे भी इन लोगों ने क्रैक कर लिया हुआ है कि क्या लोग देखना चाह रहे हैं। एक मजमाबाज है, वो वही दिखाएगा कि जो मजमा देखना चाह रहा है। तो असल प्रॉब्लम तो आके उसमें आ गई ना, व्यूअर्स में आ गई ना फिर एक हिसाब से देखा जाए तो। बिल्कुल, जिसकी डिमांड देखें आप, जो अच्छी चीज दिखाएंगे लोग देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। जब से मैंने जो है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को समझाना शुरू किया, आपकी पूरी दुनिया में दुनिया भर से लोग जो है वो मेरे रास्ते में हैं, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटीज को जो है वो मतलब चेंज किया है, साइकोलॉजिकली भी, माशरती तौर पर भी और इस्लामिक तौर पर भी। अगर लोग कर सकते हैं और आप पॉजिटिव काम कर सकते हैं, पॉजिटिव आप देखें, अगर मुझे पॉजिटिव शोहरत मिल सकती है तो दुनिया में किसी को भी मिल सकती है। पहले शायद जो है सोच रखी जाती होगी कि आप नेगेटिव काम से ही शोहरत ले सकते हैं। मैं अब पूरे 1 साल हो गया मुझे टॉप ट्रेंड पे, तो इसका मतलब क्या है कि लोग सुनना चाहते हैं, आप सुनाना नहीं चाहते। लोग अच्छे लोगों को देखना चाहते हैं, आप यहाँ पर आना नहीं चाहते। ठीक, मीनिंग देर बाय डॉक्टर साहबा के एक उसमें कंटेंट क्रिएटर्स का फॉल्ट हम साइड पे कर दें तो बाकी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हु कुड क्रिएट गुड कंटेंट वो नहीं कर रहे और उस वैक्यूम को फिल कर रहे हैं ये वाले लोग, तो इस वजह से उधर चले जाते हैं। आप ये फरमा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि इनके पास जो कंटेंट है ये वो दिखाकर जो है वो व्यूज ले रहे हैं। अब आप देखें, जितना ज्यादा जो है वो आप जो गन दिखाएंगे, अवाम उसी तरफ जो है वो अपना रिएक्शन देगी, अवाम उसी तरफ अपना जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी। अब सूरत हाल ये है कि हम रिस्पॉन्ड तो करते नहीं है, हम तो रिएक्शन देते हैं, अच्छा या बुरा। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका जो है वो रिएक्शन अच्छा या बुरा आ सकता है, कोई बुरा काम करता है तो उसका अच्छा। इनके सारे कमेंट सेक्शन में जब आप पढ़ेंगे ना तो लोगों ने कुछ अच्छा नहीं लिखा होता। अच्छा, मैं हैरान इस चीज के ऊपर भी हूँ कि मतलब मैं क्या कहूँ, उस पर मुझे समझ नहीं आती। लोगों पे मैं हैरान ये हूँ कि एक जगह पे ये है कि मतलब वेस्ट में हम देखते हैं बड़ा बड़ा कंटेंट क्रिएट हो रहा है, बड़ा बेहतरीन किस्म का, मैं पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं भाई एक बंदा सिर्फ गाड़ी में बैठ रहा है स्लो मोशन में और साथ उसने को असला पकड़ा, 4 गार्ड हैं उसके पीछे, एक बेचारा जंगली जानवर उसको पिंजरे में कैद किया हुआ, वो सामने खड़े और लोग देख रहे हैं उसको। क्या किया जाए? बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, सैडिस्ट पर्सनैलिटीज हैं हमारे माशरे में। जहनी जो एक तसलसल है उसका बड़ा फुकदान आ चुका है, जहनी तौर पे खलफशार मौजूद हैं, जहनी तौर पर हमारे यहाँ बीमारियां मौजूद हैं। हुकूमत पाकिस्तान से कोई मुतालबा करना चाहती हैं आप बतौर माहिर नफ्सियात? आप इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत से क्या चाहती हैं? क्या करे हुकूमत? बिल्कुल, मैं हुकूमत से ये चाहती हूँ कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया जाए हमारे माशरे में। इस वक्त अभी मेरा अल जजीरा टीवी पर इंटरव्यू हुआ और उन्होंने कहा कि आपके पाकिस्तान में जो इतनी पॉवर्टी बढ़ चुकी है, डिप्रेशन बहुत लोगों में बढ़ चुका है, 80% एडल्ट इन डिप्रेशन आपके यहाँ 80%। आप बताएं, आपकी नौजवान नस्ल जो है वो कभी किसी वजूहात की बिना पर, कभी किसी वजूहात की बिना पर काम ना होने की वजह से डिग्रियां हाथ में लेकर जो है वो ढाबे लगाने पे मजबूर हैं। हम क्या कर रहे हैं? हुकूमत को चाहिए कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्रेशन को खत्म करने के लिए हम जैसे माहिर नफ्सियात के साथ मिलकर इसका जो है वो एक प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग सेशंस का स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे रिहैब सेंटर्स बनने चाहिए, यहाँ पे बकायदा जो है वो हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, यहाँ पे माहिर नफ्सियात को वो वैल्यू करनी चाहिए। मैं उसमें ऐड कर दूंगा कि वो जो पीका में तरामीम की हैं सिर्फ सियासी खफ को कर्ब डाउन करने के लिए, इन चीज़ों पर गौर करे हुकूमत। डॉक्टर नबी अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वाट साहब, एक गलत दसो, बचपन में कभी मजमा देखा आपने? बचपन में नहीं, जवानी में। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था, वो बाहर सर्कुलर रोड है ना, भाटी की तरफ चले जाए अनारकली से निकल के, बड़े बड़े मजमाबाज वहाँ पे बैठे होते थे और वेले लोग। मैं कई दफ़ा वहाँ पे खड़ा होकर, ऐसे चर्ब जुबान होते हैं वो खड़ा कर लेंगे आपको किसी भी तरह से और वहाँ पे आप उनकी बातें सुनना शुरू कर देंगे। वो पता नहीं किधर से शुरू होंगे और वो कहाँ तक। इतना बड़ा मजमा लगा के एंड पे उन्होंने कोई मजून बेचना होता था, कुछ चूरन बेचना होता था, कोई और तेल बेचने बैठ जाते थे। काबिल-ए-एहतराम बाजवा साहब, डॉक्टर साहब की बातों में आपने गौर की, 80% नौजवान डिप्रेशन वाली बात की है डॉक्टर साहबा ने। लेकिन मैं आपको आखिरी फिक्रा क्या है कि आपको देर और सुपुर्द खुदा पीका एक्ट गया है ना सिर्फ उसके जरिए सियासत, बल्कि ये जो नामुनासिब मटेरियल ये चढ़ रहा है जिसकी निशानदेही आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है दुआ है शायद उसके जरिए ही ये बंद हो जाए। बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद है। ठीक है, हाँ, मुकर्रर हबीब जालिब साहब, बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद है, इनकी खींच ले जुबान, इनका घोंट दे गला, मैंने उससे ये कहा।
फगा के मुझ गरीब को हयात का ये हुक्म है, समझ हर एक राज को मगर फरेब खाए जा। क्या बात है भाई, आज भट्ट साहब आपने आपसे भी आज मैंने जिंदगी में पहली दफा शेर सुन लिया, मजा आया जी। थैंक यू वेरी मच जी प्रोग्राम देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।